नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ की लिखी हुई कहानी नश्तर। नीलम कुलश्रेष्ठ जी एक प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त सशक्त लेखिका हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पैरों की एड़ियाँ तड़कने लगी हैं, चेहरे की झुर्रियाँ भी जब तब कसमसाने लगी हैं। कितनी भी कोल्ड क्रीमें घिसें, थोड़ी देर में ही जैसे त्वचा तड़कने लगती है। बूढ़े लोगों को देखना और बात है, लेकिन बुढ़ापे को अपने शरीर में महसूस करना और बात। सारी इंद्रियों की शक्ति धीरे धीरे जाने कहाँ लुप्त होने लगती है। बस एक ही चीज़ खत्म नहीं होती, और वो है अंदर की चेतना। कभी कभी उन्हें झुंझलाहट भी होती है कि सारी शक्ति की तरह ये चेतना भी क्षीण क्यों नहीं हो जाती। यदि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। सुबह उठकर खाओ पियो, हल्के फुल्के काम करो और सो जाओ। अवकाश प्राप्त जिंदगी में और है ही क्या, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। उनकी चेतना के आंचल में ढेरों नश्तर घुसे हुए हैं। वे चाहती हैं कि उन्हें नोच कर बाहर फेंक दें। वे तो ज़मीन में उगे कैक्टस की मानिंद हैं, ऊपर से कितना भी काटो फिर उगाएंगे। एक नश्तर तो उनकी चेतना में पिरोए दिल की झिल्ली में जैसे बार बार दंश मारता रहता है। अर्चना दीदी उनसे 5 वर्ष छोटी हैं। वे गौर वर्णा, चिकनी त्वचा वाली गोल मटोल महिला हैं। अक्सर ऐसी स्त्रियों के गाल उन्नत होते हैं और आंखें छोटी छोटी व कटीली। वे इनका इस्तेमाल करना भी खूब जानती हैं। कहने को तो वे विजय जी की दूर की रिश्ते की बहन हैं, लेकिन जब भी घर में कदम रखेंगी आंखें नचाकर, तरह तरह के मुंह बनाकर इस तरह बात करेंगी कि विजय जी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अपनी ही बात पर मोहित हो वे विजय जी के गले में बाहें डाल देंगी। क्यों भैया, मैंने ठीक कहा ना? तुम गलती कब कहती हो? विजय जी उनकी ब्लाउज व साड़ी के बीच की खुली कमर को अपनी बाहों में घेर कर उन्हें अपने पास खींच लेंगे। वे ये नाटक कुछ महीनों से देखती चली आ रही हैं। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। घर के किसी कोने में आंसू बहाती रहती हैं या कुढ़ती रहती हैं। इस गले लगाने या लिपटने से आगे भी उन दोनों के बीच कुछ और है, वे टोह नहीं ले पाई हैं। वैसे भी वे हर समय पति के पीछे थोड़ी लगी रहती हैं। कभी कभी उन्हें अपने आप पर बेहद खीज होती है कि क्यों उन्होंने खुद को दब्बू बना रखा है। शादी से पहले जब वे सोफे पर कूद कर धम्म से बैठती तो माँ बड़बड़ाया करती थी, क्या लड़कों जैसी उछलती कूदती रहती हो, जरा लड़कियों जैसी नजाकत से रहा कर। तीज से एक दिन पहले माँ एक कटोरी में मेहंदी घोल कर बैठ जाती। तब वे बहाना बनाती, माँ कल विज्ञान का टेस्ट है। तू हर साल बहाना करती है। लड़कियों को पता नहीं क्या क्या शौक़ होते हैं। नेल पॉलिश लगाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, चूड़ियाँ पहनेंगी, लेकिन एक तू नंगे डंडे जैसे हाथ लिए घूमती रहती है। चल आज तो मेहंदी का शगुन कर ले। बेहद खींचते हुए वे माँ के सामने बैठ जाती। माँ मेहंदी में नींबू, चीनी, चाय का पानी और ना जाने क्या क्या मिलाकर उसे तैयार करती, पर मेहंदी लगवाते हुए वे शोर मचाती, माँ जल्दी करो, दुखता है। माँ तो जैसे तीज त्योहारों पर तानाशाह बन जाती थी। चुपचाप बैठी रह, कल नहाने से पहले तुझे हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी हैं। ठीक है, पहन लूँगी, लेकिन ये किसने कानून बनाया है कि मेहंदी लगाकर उसे धो डालो? मुझे तो मेहंदी का हरा रंग ही लुभावना लगता है। तू बड़बड़ मत कर, मेहंदी बिगड़ जाएगी। माँ के तानाशाही लाड़ दुलार में जैसे उनका मन भीग भीग जाता था। वे हथियार डाल देती थी। दूसरे दिन मेहंदी लगे हाथों में हरे रंग की चूड़ियों के साथ हरे रंग की साड़ी जैसे तैसे पिन लगाकर पहन लेती। माँ निहाल हो उठती, कैसी राजकुमारी सी लग रही है, जिसके घर जाएगी वो धन्य हो जाएगा। अपनी शादी की दूसरी रात वे ऐसे ही तो नक से शिक तक तैयार हुई थीं। ननद और जेठानी उन्हें सजाकर स्वयं ठगी सी रह गई थीं, लेकिन जिनके लिए वो सजकर बैठी थीं उन्होंने बिना उनका चेहरा देखे रुखाई से कहा था, जाकर कपड़े बदल लीजिए, भारी साड़ी में गर्मी लग रही होगी। वे अपमान का घूंट पीकर दूसरे कमरे में जाकर सूती जरी की किनारी वाली साड़ी पहनकर आ गई थीं। उस निर्मोही ने फिर भी उनकी तरफ नहीं देखा था। बत्ती बंद करते हुए कहा था, शादी की भागदौड़ में आप भी थक गई होंगी, मैं भी थक गया हूँ, मुझे जोरों की नींद आ रही है। 2 मिनट में ही करवट बदल कर वो गहरी नींद में सो गए थे। विजय जी के साथ उनकी शादी के शुरुआती 8 दिन ऐसे ही बीते थे। वे अनब्याही दुल्हन की तरह मायके लौट आई थीं।
घर में जरा भी एकांत मिलता तो अपने आप झरझर आंसू बहने लगते। वे नहीं चाह रही थीं कि कोई उनके आंसू देखे, लेकिन माँ की छठी इंद्रिय ने बेटी के मन की थाह को सूंघ ही लिया। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया था, तू अकेले में क्यों रोती है? पहले तो वे सकुचाईं कि किस तरह कहें कि उनकी देह को पति ने स्पर्श तक नहीं किया। फिर संकोच छोड़कर सारी बात उन्हें बता दी। यदि ऐसा था तो शर्म को त्याग कर उनसे इसका कारण पूछना था। मैं ऐसी बात कैसे पूछ सकती थी? पति पत्नी के संबंधों में संकोच कैसा? वैसे हम लोगों ने पैसा तो भरपूर दिया था, लेकिन हो सकता है कि कुछ लेन देन के बारे में उनकी नाराज़गी हो। यदि वे ऐसे लालची हैं तो मैं वहाँ नहीं रहूँगी। बेटी पहले तू पूछ कर तो देख। माँ के प्रोत्साहन के कारण दूसरी बार ससुराल आकर वे खुद को आश्वस्त महसूस कर रही थीं। जैसे ही विजय जी ने रात को बत्ती बुझानी चाही, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। जरा आज हम लोग बातचीत कर लें। विजय जी ने झुंझलाकर हाथ छुड़ाया। क्या बात करनी है? शादी हो गई, तुम इस घर की मालकिन बन गई, और क्या चाहिए? यदि मैं आपका मन नहीं जीत पाई तो मेरा इस घर में आना बेकार है। तुम औरतों को चाहिए क्या? कपड़ा और खाना, इन चीज़ों की तुम्हें ज़िंदगी भर कमी नहीं होगी। फिर उन्होंने स्विच की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, पर उन्होंने उनका हाथ दृढ़ता से पकड़ लिया। नहीं, आज मुझे इतना अधिकार दीजिए कि मैं आपसे चंद बातें कर सकूं। वे बेमन पलंग पर तकिए के सहारे टिक कर बैठ गए। अब कहो, मैं कहाँ नाराज़ हूँ? वो उन्हें आग्नेय नेत्रों से देखकर बोले। आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। वे जैसे हर प्रहार के लिए कलेजा कड़ा करके बैठी थीं। मेरे चाचा से पूछो कि मेरी नाराज़गी का कारण क्या है। मैंने सुना तो था कि आपके पिताजी सीधे साधे हैं। शादी की हर बात तय करने के लिए आपके चाचा को आगे कर देते हैं। हाँ, उन्हीं चाचा ने रुपयों के लालच में मुझे तुम्हारे पिता के हाथों बेच दिया। उनका चेहरा भी तमतमा आया था। मेरे पिता दूल्हा खरीदने नहीं निकले थे। उन्होंने तो अपनी जाति की प्रथा के हिसाब से रुपया दिया था। फिर मेरे पिता व्यापार करते हैं, उनके लिए 2 लाख रुपए अपनी मर्जी से देना बड़ी बात नहीं थी। 2 लाख? लेकिन चाचा ने तो हमें 1.5 लाख रुपए ही दिए थे। नहीं, सच में मेरे पिता ने 2 लाख रुपए दिए थे। तो क्या मेरे चाचा झूठ बोलेंगे? इस बात का फैसला तो बाद में होगा। अब समस्या ये है कि हम लोगों को सहज जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बिका हूँ, ये बात मुझे सहज नहीं होने दे रही। मैं आपको सहज कर दूंगी, कहकर उन्होंने स्वयं बिजली के बटन पर हाथ रख दिया। ऐसे में उनके कंगन बज उठे थे। उन दिनों वे मन ही मन कितनी आहत होती थीं। पति तो नवविवाहिता पत्नी का दीवाना हो जाता है, लेकिन उनके हाथ में कुछ उल्टा ही रचा था, जैसे कि उन्हें मेहंदी का भी उल्टा रंग ही पसंद आता था। वे ज़बरदस्ती उन्हें अपने आकर्षण में बांध रही थीं। बस ऐसे ही एक बेटे व बेटी की माँ बन गई थीं। कभी उन्होंने सुना था कि यदि दूल्हे व दुल्हन के मन में ब्याह के मंडप के नीचे कोई गांठ हो तो वो जिंदगी भर नहीं खुलती। क्या ये बात सच है? उसी मंडप में चाचा जी ने 50,000 रुपये अपनी जेब में खिसका लिए थे। ये बात पंडित की बहुत खुशामद करने के बाद पता लगी थी। उन्होंने लाख कोशिश करके देख ली थी, पर पति के दिल को वे पूरी तरह जीत नहीं पाई थीं। इसीलिए पास के स्कूल में उन्होंने नौकरी कर ली थी। बच्चों के लिए एक आया रख ली थी। दोपहर के खाने के लिए विजय जी घर पर आते थे। आया उन्हें खाना खिला देती व घर की देखभाल भी कर लेती थी। तब स्कूल में बराबर के अध्यापिकाओं में उनका मन रम गया था। कभी स्कूल से ही पास के बाज़ार में चाट खाने का कार्यक्रम बन जाता, तो कभी फिल्म देखने का। उधर विजय जी ने भी चैन की सांस ली थी कि वे उन पर अपनी खींच नहीं उतारती, अपनी सहेलियों में मस्त हैं। एक दिन एक अध्यापिका के पिता की मृत्यु के कारण स्कूल 11 बजे ही बंद हो गया, सो वे जल्दी घर आ गईं। 5 मिनट तक वे दरवाज़ा खटखटाती रहीं, तब कहीं आया ने खोला। वो कुछ हकलाते हुए बोली, बच्चों को स्कूल छोड़कर आई थी, साहब जल्दी घर आ गए हैं। क्यों? उनको दर्द हो रहा है। कहाँ? कमर में? नहीं, सिर में। उसके हकलाहट पर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे घूर कर देखा था। ये देख उन्हें कुछ ज़्यादा ही आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़े सलीके से साड़ी बांधा करती है, पर इस समय वो बेतरतीब सी क्यों नज़र आ रही है। माला का पेंडेंट सदा बीच में रहता है, वो कंधे पर क्यों पड़ा हुआ है। बाल भी बेतरतीब हो रहे हैं। उन्हें कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वे सीधे अंदर घुसती चली गईं। कमरे में देखा पति कुर्सी पर बैठे उल्टा अखबार पढ़ रहे हैं। उन्हें हंसी आ गई। क्या सिर में इतना दर्द हो रहा है कि उल्टे अक्षर समझ में आ रहे हैं?
किसके सिर में दर्द हो रहा है? आपके और किसके? मेरे तो नहीं हो रहा। खिसिया कर उन्होंने उल्टा अखबार सीधा कर लिया। कपिला तो ऐसे ही कह रही थी। पहले सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन कपिला ने चाय बना दी। चाय के साथ दवा लेने से आराम है। उन्होंने कपड़े बदलने के लिए जैसे ही सोने के कमरे में कदम रखा, बिस्तर की सिलवटें देखकर तो जैसे उनका रक्त ही जम गया। एक झटके में कपिला की बेतरतीब बंधी साड़ी, उसका हकलाना, विजय जी का उल्टा अखबार पढ़ना और बिस्तर की सिलवटें जैसे उन्हें सब कुछ समझा गई थीं। वे उसी कमरे में कपड़े बदलते हुए जार जार रो उठी थीं। उन्हें अपने आप पर ही आश्चर्य हो रहा था कि वे कपिला के बाल पकड़कर उसे घसीटकर घर से बाहर क्यों नहीं कर देती, या विजय जी से लड़कर घर में हंगामा क्यों नहीं खड़ा कर देती। लेकिन वो खामोश ही रहीं। बाद में उन्होंने अचानक स्कूल से कई बार आकर देखा, लेकिन कभी कुछ सुराग हाथ नहीं लगा। हाँ, जब भी पति घर में होते, उनकी आंखें हमेशा जिस ढंग से कपिला का पीछा करती रहतीं, इससे उसके प्रति उनका आकर्षण छिपा न रहता। उन दोनों वे समझ गई थीं कि जो पुरुष अपने मन की गांठ के कारण अपनी सुसंस्कृत पत्नी को भरपूर प्यार नहीं कर पाते, वे अपने तन मन की प्यास बुझाने के लिए अक्सर भटक जाते हैं। उस दिन को याद करके जैसे आज भी नुकीला नश्तर उनके दिल में चुभता रहता है। जब वे कभी कपिला को टोकती तो वो उत्तर देती, जल्दी क्या है बाई जी, अभी सारा काम हो जाएगा। एक बार कपिला ने एक दिन की छुट्टी मांगी, लेकिन 3 दिनों बाद काम पर लौट कर आई। वे तो मौका ही ढूंढ रही थी, जानबूझकर आग बबूला हो गई। तुझे पता नहीं है मैं बाहर काम करती हूँ? मैंने गीता मैम की बाई को बोला तो था कि मेरे पीछे आपका काम कर ले। सिर्फ एक दिन आई थी, आज तो अपना हिसाब कर और चलती बन। पहले साहब से तो पूछकर देख लो, मुझे निकालना पसंद करेंगे कि नहीं, कहकर वो कुटिलता से मुस्कुराई। साहब कौन होते हैं घर के मामले में दखल देने वाले? कहते हुए उनका चेहरा तमतमा गया। लो बोलो, वे तो घर के मालिक हैं। किस औरत को अपने घर में रखना है और किसे नहीं, वही तो सोचेंगे। मैं जब आई थी तो कैसे उदास रहते थे, अब कैसे खुश रहते हैं। उनकी खुशी के वास्ते ही अपने घर में रख लो। तू बहुत बदतमीज़ औरत है। देखो, गाली मत निकालना, गाली देना हमको भी आता है, कपिला चिल्लाई। उन्होंने बिना बोले मेज पर रखे पर्स में से रुपए निकालकर उसका हिसाब चुकता कर दिया। वो बकती हुई चली गई। लेकिन क्या आज भी उनके जीवन से वो जा पाई है? उनके नारीत्व की खिल्ली उड़ाती उसकी कुटिल मुस्कान क्या अभी भी उनका पीछा छोड़ पाई है? अब बुढ़ापे में अर्चना आ मरी है। वो अक्सर अपने बचपन के किस्से सुनाती है। भाभी, जब हम अपनी मौसी के यहाँ, यानी कि भैया की चाची के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में जाते थे तो जानती हो, तब ये बिल्कुल जोकर लगते थे। ये किताब लेकर छत पर पढ़ने चले जाते थे। मैं पीछे से इन्हें धक्का देकर हो करके डरा देती थी। तब हमेशा चुप रहने वाले विजय जी भी चहकने लगते। और जानती हो, इसने मुझे भी शैतान बना दिया था। एक बार ये कुर्सी पर बैठी तकिया का गिलाफ काढ़ रही थी। मैंने इसकी चोटी का रिबन कुर्सी से बांध दिया था। तब ये कुर्सी से उठी तो धड़ाम से ऐसे गिरी। विजय जी ने कुर्सी पर से उठकर गिरने का ऐसा अभिनय किया कि सीधे अर्चना की गोद में जा गिरे और दोनों देर तक खिलखिलाते हंसते रहे। वे क्रोध से कसमसा उठीं कि 64 वर्ष की उम्र में इस बुढ़ऊ को क्या हो गया है। फसाद की जड़ यह अर्चना ही है। इसके पति अक्सर दौरे पर रहते हैं, बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, इसलिए जब तब उनके घर आ टपकती है। बड़े अधिकार से आते ही घोषणा कर देती है, आज तो हम यहीं खाना खाएंगे। विजय जी अवकाश प्राप्त हैं। इस उम्र में यदि कोई चुहल करने वाला मिल जाए तो फिर चांदी ही चांदी है। पत्नी से वे कभी ठीक से जुड़ नहीं पाए। अर्चना से मिल रहे इस खुले दिल के प्यार दुलार से जैसे उनके चेहरे पर रंगत आ गई है। वे मन ही मन कुढ़ती रहती हैं। वैसे पति ऐसा कुछ नहीं करते कि उनसे लड़ झगड़ सकें। वे दोनों के रिश्तों के ऊपर भाई बहन का बोर्ड लगा है, वे कहें भी तो क्या। वैसे उनके दिल के दौरे का कारण भी तो अर्चना ही थी। उस दिन दोपहर में खाना बन चुका था। खाना लगाने के लिए अर्चना की सहायता लेने वे कमरे में जा रही थीं। अचानक दरवाजे के पर्दे के पीछे ही वे अर्चना की आवाज़ सुनकर रुक गईं। छोड़िए भैया। तो मुझे भैया क्यों कहती हो? विजय जी का अधीर स्वर सुनाई दिया था। जब हम युवा थे तो मैंने आपको भैया कहने से इनकार किया था, खुद आगे बढ़कर आपका प्यार मांगा था, लेकिन तब आपने मेरा प्यार ठुकरा दिया था। हाँ, वो मेरी कायरता थी। तुम मुझसे उम्र में भी कितनी छोटी थी। फिर मैं अपने रिश्तों के कारण डर गया था कि घर वाले क्या समझेंगे।
बस उन्हीं कारणों से तुम्हारी माँ के सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रख सका। तो अब मेरे पास क्यों आना चाह रहे हैं? इसलिए कि चाचा जी द्वारा रुपए के लालच में ज़बरदस्ती मेरे सिर मढ़ दी गई पत्नी के लिए मेरे दिल में कोई रुचि नहीं है। ये सुनते ही उनका सिर घूम गया। अपनी उम्र, अपना पूरा जीवन इस घर को दे दिया, फिर भी उम्र के इस मुकाम पर अब ये कह रहे हैं। उन्हें लगा था कि उनकी छाती के बाईं ओर एक बवंडर उठ रहा है। फिर उन्हें कुछ याद ना रहा वे कितनी देर बेहोश रही थीं। दिल के पहले दौरे से उबरने में उन्हें महीनों लग गए थे। बेटी व बेटे के परिवार उनकी देख रेख के लिए आ गए थे। उस समय पति उनके पलंग के आसपास ही रहते थे। उन्हें आश्चर्य होता कि कैसा होता है पति पत्नी का रिश्ता। आपस में प्यार हो या ना हो, एक दूसरे के साथ की आदत तो हो ही जाती है। एक की तकलीफ़ दूसरे की तकलीफ़ बन जाती है। बेटे ने तो बहुत जिद की कि वे दोनों उसके साथ ही चलें, किंतु वे अड़ी रहीं। बेटे, जब हाथ पैर थकने लगेंगे तब तो तुम्हारे पास ही आना है, अभी तुम आज़ादी से रहो। बच्चों के परिवारों के जाते ही फिर अर्चना दीदी का आना आरंभ हो गया था। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। उनके मन में क्रोध उभरता रहता था कि उनकी अब कितनी ज़िंदगी बची है, 4-5 या हद से हद 10-12 साल। फिर क्यों वे पति के संबंधों को लेकर कुढ़ती रहें? उनकी बर्दाश्त करने की सीमा चुक गई थी। वे समझ ही नहीं पा रही थीं कि अर्चना की बच्ची से कैसे पीछा छुड़ाएं। उनकी उम्र भी ऐसी थी कि यदि इस बारे में किसी से शिकायत करें तो वो उनकी झुर्रियों को देखकर हंस देगा। उन्हें लगता है अब अपने आप ही कोई रास्ता खोजना होगा। एक दिन उन्हें पता लगा कि अर्चना के पति दिवाकर दौरे से लौट आए हैं। उन्होंने अर्चना को फ़ोन किया। आज हम लोग शाम को खाने पर आपके यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने अर्चना के घर पहुंचकर अपना लाया स्टील का डिब्बा खोला और उसमें से एक गुलाब जामुन निकाल कर दिवाकर के सामने खड़ी हो गई। मुंह खोलिए, मैंने ये गुलाब जामुन खास तौर से आपके लिए बनाए हैं। दिवाकर ने उनके इस अचानक उमड़ रहे दुलार से हैरान होकर मुंह खोल दिया। तब उन्होंने उनके मुंह में अपने हाथ से गुलाब जामुन डाल दिया। बताइए कैसा लगा? बहुत ही स्वादिष्ट। जब तक अर्चना रसोई में खाना बनाती रही वे अपने से छोटे दिवाकर को बातों में उलझाए रहीं। पूर्व मुलाकातों में वे समझ गई थीं कि लंबी यात्राओं ने दिवाकर में किताब पढ़ने का शौक़ पैदा कर दिया है। वे खाने पीने के भी बहुत शौकीन हैं। जब भी दिवाकर शहर में होते वे पति के संग वहीं चल देती। विजय जी अक्सर उनके घर चलने से आनाकानी करते क्योंकि वे अर्चना से खुलकर बातें न कर पाते थे। तब वे उनसे कहती, देखते नहीं हो, दिवाकर नहीं होते तो अर्चना किस तरह साधिकार हमारे घर आ जाती है। मेरा कितना समय उसकी खातिरदारी में निकलता है, क्यों ना हम लोग भी उसके घर जाया करें। अब मन ही मन कुढ़ने की अर्चना की बारी थी। वो भाभी को दिवाकर से देश विदेश की चर्चा करते देखती, किताबों का आदान प्रदान करते देखती तो हतप्रभ रह जाती। वो इतनी प्रतिभाशाली नहीं थी कि इतनी ऊंची ऊंची बातें कर सके। दिवाकर तो उनसे मिलकर निहाल उठते थे। भाभी जी, आपसे बातचीत करके मुझे पहली बार पता लगा है कि महिलाओं का भी मानसिक स्तर ऊंचा हो सकता है। जब भी वे शहर में होते तो अर्चना पर जोर डालते कि चलो आज भाभी जी के यहाँ चलते हैं। उनके घर के अंदर आते ही वे घोषणा कर देते, भाभी जी आज तो हम आपके हाथ का बना खाना खाएंगे, बहुत दिनों से लजीज खाना नहीं खाया है। तब अर्चना बुरा मान जाती, तो क्या मैं बुरा खाना बनाती हूँ? खाना तो तुम भी अच्छा बनाती हो, किंतु भाभी जी के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। जब वे दोनों किसी बहस में मशगूल होते तो उनकी आंखों से छिपा न रहता कि विजय जी व अर्चना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। उन्हें पति का चेहरा देखकर मन ही मन हंसी आती। धीरे धीरे अर्चना उनके घर आना कम करती जा रही थी। यदि आती भी तो विजय जी से कुछ दूरी बनाए रखती। उसने मन ही मन समझ लिया था कि उसके पति भाभी जी से बेहद प्रभावित हैं। वे उम्र में बड़ी हैं तो क्या हुआ, उनका बौद्धिक आकर्षण तो उन्हें बांधे ही रखता है। एक दिन दिवाकर उनके यहाँ आकर खूब हंसे। भाभी जी जानती हैं, आपकी ननद उम्र से पहले ही सठिया गई है। मैं आपसे अधिक बातचीत करता हूँ तो इन्हें लगता है कि हमारे बीच रोमांस चल रहा है। हो कहकर वो ठठाकर हंस पड़े। भाभी जी, मैं तो यहाँ आना चाहता हूँ लेकिन यही मुझे रोकती रहती है। अर्चना दीदी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरी उम्र भी तो देखी होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा दिखाई देता है?
भोले दिवाकर कुछ समझ ना पाए, लेकिन विजय जी व अर्चना पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। विजय जी भी उन्हें एक साधारण गृहिणी समझते थे, अब वे भी उनके बौद्धिक ज्ञान से चमत्कृत हैं। उन्होंने एक दिन पूछा, तुम में इतना ज्ञान कहाँ से आया? आपने तो सारा जीवन अपनी नौकरी करने और अपने में ही गुमसुम रहकर निकाल दिया, पर मैं बच्चों के बड़े होने पर कैसे जीवन काटती? इन्हीं किताबों की बातों में रुचि लेकर जीवन काटा है। मैं तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें समझ नहीं पाया, तो अब समझ लीजिए। इतना कहकर उन्होंने पति के कंधे पर सिर टिका दिया। अभी देर कहाँ हुई है? जब पति ने हंसकर उनके कंधे पर हाथ रख दिया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने तमाम नश्तरों को थाम लिया है। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी नश्तर। पति के प्यार के लिए जिंदगी भर तरसती रही एक स्त्री की कहानी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और हिंदी साहित्य की अनमोल कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।